हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सबसे पहले WHO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो सारे जितने भी डिसऑर्डर्स थे, चाहे फिजिकल हों या मेंटल हों, उनको दो कैटेगरी में बांटा। या तो वो फिजियोलॉजिकल होंगे या साइकोसोमैटिक होंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब वो डिसऑर्डर्स जो बॉडी में होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये सब जो है बॉडी के किसी न किसी पार्ट में होते हैं। सो ये जो है फिजियोलॉजिकल हो गए। और दूसरे जो है कैटेगरी थी वो साइकोसोमैटिक थी। साइकोसोमैटिक का मतलब वो साइकी यानी कि माइंड, और सोमा मीन्स बॉडी। तो वो डिसऑर्डर्स जो माइंड की वजह से बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसका असर बॉडी में भी होता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालता है वो साइकोसोमैटिक। तो 80% डिसऑर्डर स्टार्टिंग में माने गए कि वो फिजियोलॉजिकल हैं, 80%, और 20% माने गए कि वो साइकोसोमैटिक हैं। फिर जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई, हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती गई, वैसे वैसे जो है इस नॉलेज को रिवाइज किया जाता रहा। और आज की डेट में लगभग उल्टा हो चुका है मामला। यानी कि आज की डेट में लगभग 80% डिसऑर्डर्स को साइकोसोमैटिक माना जाता है और 20% को फिजियोलॉजिकल। आज की डेट में इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है, इवन डायबिटीज़ जो है, कुछ केसेस में कैंसर भी जो है ये माना जाता है कि साइकोसोमैटिक है। एक्सेसिव स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से ये हुए हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। सो इसलिए सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को समझना एज ए साइकोलॉजिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ भी जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही सिम्टम्स होंगे। जैसे कि उसके सिम्टम्स जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। सर में हुआ तो जैसे हेडेक हो सकता है, अक्सर हेडेक हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है, बस हेडेक हो रहा है। बैक में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है। जो ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, या पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है कि खाना पच नहीं रहा है, एकदम पेट फूल रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं पेट में, नोज़िया हो रहा है, जो वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, कोई खाना खाते हैं तो बिल्कुल पच नहीं रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। पर सबसे की बात यह है कि इसका कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस होने से पहले सबसे पहले जो है हम जो कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न तो नहीं है उसको रूल आउट करते हैं, तब फिर जो है उसको कैटेगराइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में। देयर शुड नॉट बी एनी अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न। तो अब इसके सिम्टम्स की बात करें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के, तो वो दो तरह से जो है एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, वॉलंटरी भी और इनवॉलंटरी भी। वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, और इनवॉलंटरी मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं, चाहता नहीं है इंसान, लेकिन वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो एक एक करके दोनों को लेते हैं। तो पहले इनवॉलंटरी वाला लेते हैं। सो इनवॉलंटरी वाले में क्या है, या तो फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जो मैंने बताया, कहीं पे पेन है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो उस टाइप की जो है सिम्टम्स होने पे कहेंगे हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहेंगे उसको। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सेकंड जो कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब जो जैसे कि किसी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, गिर जाता है, या फेंट हो जाता है, या चक्कर आ रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है कि वो कंप्लेन करे कि मुझे आंखों से दिख नहीं रहा है, जबकि उसकी आंखें ठीक है, रेटिना ठीक है, ऑप्टिक नर्व ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है। डॉक्टर कह भी रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इस टाइप के जो होते हैं तो उनको कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका एग्जांपल है कन्वर्शन डिसऑर्डर। और तीसरी जो कैटेगरी है इनवॉलंटरी में, वो है प्री ऑक्यूपेशन विद सिम्टम्स। तो कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में लगातार जो है व्यक्ति सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। मामूली सी गले में खराश हुई, अरे मुझे कहीं टीबी तो नहीं हो गई, अरे मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसे सोचे जा रहा है। पहले इस टाइप के प्री ऑक्यूपेशन विद सिम्टम वाले जो प्रॉब्लम है उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते थे।
आप जो है उसको इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। सो ये इनवॉलंटरी वाले जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये 3 कैटेगरी थी। इसी तरह वॉलंटरी वाले में 2 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी है कि जो व्यक्ति है वो सिक रोल चाहता है, वो बीमार बने रहना चाह रहा है, बदले में कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन बस उसको बीमार बने रहना है। अब वो भी, ये भी फर्दर 2 तरीके से हो सकता है, वो खुद बने रहना चाह रहा है या किसी और को बना के रखना चाह रहा है। तो इसके लिए जो टेक्निकल नाम है वो मंचौसन सिंड्रोम है। अगर व्यक्ति जो है खुद पे कुछ ऐसा कर रहा है जानबूझ के, जैसे कुछ खा ले रहा है ऐसा जिसकी वजह से वो बीमार रहता है, जान के खा रहा है, तो वो मंचौसन सिंड्रोम हुआ। और यदि वो जैसे किसी और को खिला के बीमार रखना चाह रहा है तो वो फिर कहलाएंगे मंचौसन सिंड्रोम बाई प्रॉक्सी। और दूसरा शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया था फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, अगर खुद पे किया है, और दूसरे पे किया जाए तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अदर। और वॉलंटरी में दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी गेन, जो है व्यक्ति कुछ चाहता है, कुछ हासिल करना चाह रहा होता है, उसकी वजह से कर रहा है। जैसे बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन वो जान के कुछ ऐसी चीज़ खा ले रहा है जिससे वो बीमार हो जा रहा है, या नहीं भी खा रहा है तो वैसे ही बोल रहा है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किस लिए? क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उसको मालूम है कि मैं बीमार होता हूँ तो मुझे स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो वो ऐसा कर रहा है। या कोई लेडी है, उसको घर के काम ना करने पड़े, तो इसलिए जो है वो फेक कर रही है कोई सिम्टम्स को। या वो हस्बैंड जो है जब वो बीमार होता है तो तब ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो केयर पाने के लिए हस्बैंड की तब कर रही है, तो वो जो है फिर सेकेंडरी गेन वाली बात हो गई। तो इसको मैलिंजरिंग भी कहते हैं, मैलिंजरिंग भी कहते हैं कई लोग। तो जैसे कुछ खा लिया और अपनी तबीयत जान के ख़राब कर ली। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स हुए। अब जो है कॉजेज़ की बात करते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की। ये जेनेटिक या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि माता पिता में से कोई ऐसे करता था तो जिसकी वजह से भी उसमें भी है। और फैमिली एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, जैसे कि वो बच्चा देख रहा है कि माँ जो है घर के काम से बचना होता है, तो फिर जो है वो ऐसे बीमारी का बहाना करती है, तो बच्चा भी ऐसे कर सकता है। या अनकॉन्शियसली भी उसके दिमाग में आ सकता है कि भाई जब बीमार होते हैं तो सब केयर करते हैं, तो वो इनवॉलंटरी भी एक्सपीरियंस करने लग जाए सिम्टम्स, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या न्यूरोलॉजिकल हो। तो फैमिली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और कई बार क्या होता है कि इतना सीवियर स्ट्रेस और ट्रॉमा होता है इंसान का कि वो उस इमोशंस को और स्ट्रेस को हैंडल करने में कैपेबल नहीं होता है, तो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये चीज़ें होने लग जाती हैं, ये भी होता है। फिर एक होता है कंडीशन बिहेवियर भी ऐसा, कि जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई बीमार पड़ रहा है तो उसकी केयर की जा रही है, तो ये कंडीशनिंग उसकी हो गई, बीमार पड़ना और लोगों का प्यार मिलना, केयर मिलना। तो कंडीशनिंग की वजह से भी ऐसा होता है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो ये होगा, तो बॉडी ऑलरेडी कंडीशन हो जाती है। जब भी दिमाग को है प्यार चाहिए, केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए लोगों का, तो बॉडी बीमार पड़ जाएगी। फिर पर्सनैलिटी टाइप पे भी डिपेंड करता है। कई ऐसे होते हैं नेगेटिव या वरिंग टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं, उनमें भी ये होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेन के प्रति हाइपर सेंसिटिव होते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स पेन। पेन तो सभी को होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पेन, तो उनमें भी ये टाइप के सिम्टम्स पाए जाते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के। फिर इससे रिलेटेड जो है कुछ बातें बता दें। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर तो हमने बात कर ही ली कि क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब बॉडी वाली पेन कहीं पे भी हो सकता है। फिर एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है कि मेडिकल रीज़न कुछ तो हैं, लेकिन जितने मेडिकल रीजन है उससे कहीं ज़्यादा सिम्टम्स जो है दिखाई दे रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने से हाँ थोड़ा पेन होता है, लेकिन जो पेन वो बता रहा है वो इतना एक्सेसिव बता रहा है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं लगता है। तो डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि ये सोमैटोफॉर्म है या अंडरलाइंग मेडिकल रीजन की वजह से ये पेन है, तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो गया। कन्वर्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि जो है कोई भी अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल टाइप की चीज़ें हो रही है, जैसे बैलेंस नहीं होना, दिखना बंद हो गया, चक्कर आना, फेंट हो जाना, वो है। चौथा मैंने पेन का आपको बता ही दिया है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी मैंने बता दिया। फिर एक होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या है कि व्यक्ति का बॉडी का जो शेप है
उससे कहीं ज़्यादा जो है डिफॉर्म्ड होके उसके जहन में ये आ रहा है, उसके दिमाग में ये आ रहा है कि उसकी बॉडी है। जैसे अच्छा खासा पतला व्यक्ति होगा, लेकिन उसको लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो वो खाना पीना एकदम लगभग बंद सा कर देगा। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ब्यूलिमिया नर्वोसा है, उसमें भी ये हो सकता है कि व्यक्ति को जो है अपने सेल्फ परसेप्शन जो अपनी बॉडी का गलत हो रहा हो, जो एक्चुअली वो है उससे कहीं ज़्यादा दिख रहा हो। और इसके अलावा एक कैटेगरी हो सकती है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीजन नहीं है और सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आएगा। अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कौन वो लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होने का रिस्क रहता है। तो सबसे पहले एंग्जाइटी या डिप्रेशन जिसको है, उसको रिस्क ज़्यादा है। या किसी को कोई और ऑनगोइंग मेडिकल इलनेस है, किसी भी तरह की इलनेस हो सकती है, या कन्वल्सेंट हो कोई व्यक्ति, दौरे पड़ते हों, उनको भी है। या किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, इस टाइप की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो कि फादर को भी था, उनके मदर को भी था, ऐसे है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या किसी की लाइफ में कोई बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहे हैं, या वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, ट्रॉमा है, या किसी का चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, उस केस में भी पॉसिबल है। और ये नॉर्मली देखा गया है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और लो लेवल ऑफ एजुकेशन में ये ज़्यादा होता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। और जिस व्यक्ति की हिस्ट्री हो अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ की, वहाँ पर भी ये होने के चांस काफ़ी रहते हैं, रिस्क फैक्टर है। अब साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो फिजिकल सेंसेशन तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये भी हो सकता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, जैसे सांस पूरी नहीं ले पा रहा है, आधी सी या 1/4 सी सांस उसको लग रही है, और थोड़ा सा कुछ करेगा एकदम थक जाएगा, वीकनेस लगेगी, और कोई मेडिकल रीज़न नहीं होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, कोई अंडरलाइंग मेडिकल या ऑर्गेनिक कॉज नहीं होगा कि बॉडी के कोई पार्ट में प्रॉब्लम है। जैसे किसी को कैंसर है, तो कैंसर का तो अफेक्ट होगा ही होगा, तो उस टाइप की जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगला सिम्टम ये है कि कोई मामूली सी भी जो बात होगी तो उसको आदमी बहुत सीरियसली और ख़तरनाक मानेगा। जैसे मैंने बताया ना, खराश मामूली सी गले में हो गई तो कहीं मुझे गले का कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे टीबी तो नहीं है, इस टाइप का आदमी सोचने लग जाएगा। और जो भी सिम्टम्स हो रहे होंगे उसके बहुत एक्सेसिव वरिंग करने लग जाएगा उसकी बीमारी को लेके। और वो बार बार जो है, ये भी हो सकता है ऐसा सिम्टम हो, जैसे मैंने बताया था बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में, बार बार अपनी बॉडी को चेक करेगा कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, या इधर से कैसा लग रहा हूँ, उधर से कैसा लग रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिम्टम हो सकता है कई सारे सिम्टम एक साथ हों। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम जो हैं एक साथ ही हों। कभी कोई सिम्टम आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। कभी पेन का हो रहा है, कभी न्यूरोलॉजिकल हो रहा है, कि कभी चक्कर आ जा रहे हैं, कभी बॉडी लग रही है कि डिस्प्रपोर्शनेट है, ऐसा भी पॉसिबल है। और जो एक्सेसिव फोकस जो उसका जो थॉट होता है अपनी बीमारी से रिलेटेड, जो भी उसकी इमेजिन्ड बीमारी है, तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर और उसकी डेली लाइफ जो है चेंज हो जाती है। तो उसके जो है सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो जाता है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल या अदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में। और वो डॉक्टर के पास जब व्यक्ति जाता है, तो डॉक्टर तो उसको यही बताएगा चेक करके कि भाई कोई रीज़न नहीं है आपको, आप ठीक हो, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं होगा। वो सोचेगा कि डॉक्टर जो है ठीक से इलाज नहीं कर रहा है। तो इनफैक्ट वो बार बार डॉक्टर भी चेंज करता रहेगा। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया था, डॉक्टर शॉपिंग। तो बार बार जो है डॉक्टर्स चेंज करता रहेगा, इस उम्मीद में कि कोई एक डॉक्टर कह देगा हाँ जी आपको ये बीमारी है और काफ़ी सीरियस है और आपको तो इलाज की ज़रूरत है। तो आप ऐसे लोगों की हिस्ट्री देखेंगे तो उसने कई डॉक्टर चेंज किए होंगे। और जो अगला से जो है सिम्टम ये है कि जो वो सिम्टम बता रहा है उसकी मेडिसिन दी भी जाएगी उसको, तो वो उस मेडिसिन से लेने के बावजूद भी उसके सिम्टम्स जो है कम नहीं होंगे। यानी कि मेडिसिन को उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि मेडिसिन एक्चुअल अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न तो है ही नहीं। तो मेडिसिन की वजह से जो है वो सिम्टम्स कम नहीं होंगे। ये भी एक इंडिकेशन है, सिम्टम है। और या ये भी पॉसिबल है कि जो कोई मेडिकल रीज़न तो है, लेकिन उसकी वजह से जो सिम्टम होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सीवियर रिपोर्ट कर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है।
फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है क्या क्या हो सकते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में। एक तो ये है कि हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है, व्यक्ति की सेहत पे असर आ सकता है, और जो अपने जो रूटीन डेली टास्क हैं, काम हैं, उनको वो अंजाम नहीं दे पा रहा होगा। फिर उसके इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब हो रहे होंगे, फैमिली मेम्बर से रिलेशन ख़राब हो रहे होंगे, दोस्ती यारी उसमें इफ़ेक्ट आ रहा होगा। फिर अगर उसके जो है कोई को एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, तो वो और ज़्यादा जो है सीवियर हो गई होगी। इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। फिर क्योंकि वो काम धंधा नहीं कर पाएगा, अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसकी वजह से फिर जो है वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, और उसका जो है हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हो जाएंगे, तो पैसों की भी तंगी रहेगी। तो अब डायग्नोसिस जब करते हैं तो ये देखते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में कि क्या इसके बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं जो अलग अलग ऑर्गन में, कि भाई कमर में भी दर्द है, छाती में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, ऐसे सांस भी ठीक से नहीं आ रही है, पेट भी ख़राब रह रहा है। तो इस टाइप का जो है ये इंडिकेशन होता है कि मल्टीपल जो और अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, कॉमन नहीं है, तो ये एक डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फिर जो सिम्टम कोई ख़ास स्पेसिफिक नहीं होंगे और आउट ऑफ प्रोपोर्शन होंगे, जो फिज़िकल फाइंडिंग है उसके ख़ास स्पेसिफिक नहीं होंगे। जैसे वो कहेगा पेन हो रहा है मुझे पेट में, लेकिन कहाँ पे हो रहा है मुझे पता नहीं, बस पेट में हो रहा है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बता पाएगा वो। या उसको जो है मान लो कोई हल्की सी कहीं कोई प्रॉब्लम रही भी होगी, उस प्रॉब्लम की वजह से जो है जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिम्टम्स होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा सीवियर बता रहा होगा। और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हों कम से कम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। छोटे मोटे स्ट्रेस में तो सबको ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 6 महीने या उससे ज़्यादा जब प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, तब जो है फिर इसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में लाएंगे। और कोई संभावना ये है कि कोई अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन। कोई आप जब उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये देखा जाएगा उसने बहुत अपनी एक्सटेंसिव जो है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करा रखी, कई सारे टेस्ट करा रखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बहुत सारे, ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं, दुनिया भर की टेस्ट रिपोर्टें होंगी उसके पास में। और पिछले उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो स्पेशलिस्टों के पास में वो गया होगा, तो हर स्पेशलिस्ट ने उसको कहा होगा नहीं आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का जो है इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहला इसमें ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जिसको कि टॉक थेरेपी भी कहते हैं। साइकोथेरेपी में आदमी को काउंसलर के पास में जाना होगा, काउंसलर जो है उसकी काउंसलिंग करेगा। जैसे CBT हो सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, और भी तरह तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि कैसी प्रॉब्लम है, इंसान का मेंटल लेवल क्या है, एज क्या है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, IQ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी थेरेपी दी जाएगी, फिजिकल कंडीशन क्या है। फिर मेडिकेशन तो इसमें दिया जाता है, एंग्जियोलाइटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो दिए जाते हैं, वो साइकेट्रिस्ट ही देता है, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता है। फिर सपोर्टिव एनवायरनमेंट व्यक्ति को चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि लोग उसको सपोर्ट करें। सब उसको जो है रिजेक्ट करते रहेंगे, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही ये कहते रहते वो करते रहते, तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको सिखाना पड़ता है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, कंडीशन में, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक हमेशा हेल्प करती हैं। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी हमेशा हेल्प करती हैं। और 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी स्ट्रेस लेवल डाउन आता है। और उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फैमिली और सोशल एक्टिविटीज़ में। जब ध्यान बटेगा तो नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी दिमाग में। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल ये सब नहीं लेना है, ये बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। और रेगुलरली जो है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में जाना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने रेगुलर चेकअप किससे कराने पड़ेंगे, साइकेट्रिस्ट से कराना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट से, जो भी उसको साइकोथेरेपी के सेशंस हैं वो करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो विद दिस आई कम टू एन एंड टू माई दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर समझ में आया होगा और आपको हेल्प हुई होगी।
तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।